Question number 35. A boat goes 40 km upstream and 49 km downstream in 15 hours. In the same river, it can go 25 km upstream and 35 km downstream in 10 hours. Determine the speed of stream and that of boat in still water. स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे एक बोट दी गई है जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रही है रिवर में, और दोनों ही केसेस में उसकी स्पीड बताई गई है हमको. इन फर्स्ट केस जब वो अपस्ट्रीम जा रही है द स्पीड इज़ 40 किलोमीटर्स जा रही है वो, एंड सेकेंड केस में जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है उसी रिवर में इट इज़ ट्रैवलिंग 49 किलोमीटर इन अ टाइम स्पेन ऑफ 15 आवर्स. उसी रिवर में इट इज़ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम and 35 kilometers downstream in 10 hours. हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है. हमारे सामने वर्ड्स हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, और दोनों ही केसेस में स्पीड डिफरेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सॉल्यूशन की बिगिनिंग करेंगे जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं उस चीज़ से. डिस्टेंस ट्रेवल्ड upstream 40 km and downstream 49 km in 15 hours. Distance traveled 40 km upstream and 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 15 आवर्स. हमने फर्स्ट सिचुएशन को यहाँ पे लिख दिया है. अब हम सेकेंड सिचुएशन पे जाते हैं. सेकेंड सिचुएशन में जो हमको दिया गया है, सेकेंड सिचुएशन में it is traveling a distance of 25 km upstream and 35 km downstream in 10 hours. Distance traveled distance traveled 25 km upstream and 35 km downstream in 10 hours. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स में वो लिख दिया है जो हमारे पास गिवन है. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. सम को स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इन अ वेरी ब्रीफ. हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम यहाँ पे इसी के फॉर्मूला का एक डिफरेंट वर्जन यूज करेंगे. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अब आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास है अपस्ट्रीम और 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है इन 15 आवर्स. मतलब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, टाइम आ गया है. इन द सेम वे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और यहाँ पे आपके पास टाइम है. हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं सम को सॉल्व करने के लिए. सो अभी इस चीज़ में हमें एक और चीज़, इस सम में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो हमारे पास मोशंस हैं. एक तो बोट मूव कर रही है बिकॉज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, और हमारे पास यहाँ पे जो रिवर है उसकी भी स्पीड होगी बिकॉज रिवर भी मूव करने वाली है. सो लेट अस एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to x किलोमीटर पर आवर. ओके, और हम सेकेंड एजम्पशन लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और द रिवर, लेट स्पीड
of river is equal to y किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे दोनों की स्पीड लिख दी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द रिवर दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो जब भी बोट अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि बोट की जो स्पीड है या डायरेक्शन है वो रिवर की डायरेक्शन से अपोजिट है। सो जब वो अपस्ट्रीम है तो स्पीड इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड when going upstream is equal to x minus y kilometer per hour and speed when going downstream is equal to x plus y किलोमीटर पर आवर। अब हमने ये क्यों किया? बिकॉज जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं हम रिवर के फ्लो के अपोजिट में जा रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड है और जो रिवर की स्पीड है वो एक दूसरे से क्लैश करती है, वो रेजिस्टेंस देगी रिवर की स्पीड हमको। और जब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, हम दोनों मतलब बोट और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी, इन द फर्स्ट केस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और टाइम टेकन इज 15 आवर्स। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, टाइम इज इक्वल, चलो हम फर्स्ट केस की बात करते हो, टाइम इज इक्वल टू 15 आवर्स, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड है x माइनस वाई। सो हमारी इक्वेशन अभी कुछ शेप लेनी शुरू होगी। सो 15 आवर्स इज इक्वल टू जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा हमारा अपस्ट्रीम में वो लेंगे, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा डाउनस्ट्रीम में, उसको लेके हम ऐड करेंगे। सो इन द फर्स्ट केस लेट अस राइट, इन फर्स्ट केस okay, in the first case total time taken is 15 hours. okay, and so time is equal to what, distance upon speed. okay, अब डिस्टेंस दो ट्रेवल हो रहे हैं, एक अपस्ट्रीम भी ट्रेवल हो रहा है, एक डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल हो रहा है। जब अपस्ट्रीम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, हमने अब क्या किया, हमने अब डाउनस्ट्रीम भी ट्रेवल किया है, कितना किलोमीटर, 49 किलोमीटर। जब हम डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 49 किलोमीटर ऑलरेडी आ गया है हमारे पास, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई उस केस में ये। सो 49 अपॉन x प्लस वाई, ये बन गया हमारा केस 1। ओके, अब हम जाएंगे सेकेंड केस पे। इन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में क्या है, लेट अस सी दैट। सेकेंड केस में द टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। ओके, एंड अपस्ट्रीम इज 25 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम इज 35 किलोमीटर। वैसे ही कर लेंगे इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम टेकन इज 10 आवर्स, और हमारा अपस्ट्रीम का यहाँ पे डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स, तो नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में x माइनस वाई स्पीड प्लस अपस्ट्रीम का हमारा डाउनस्ट्रीम का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस सी दैट इट इज 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, सो 35 अपॉन एक्स प्लस वाई।
35 अपॉन x प्लस वाई। फ्रेंड्स, हमने अपने क्वेश्चन को इन दो इक्वेशंस के फॉर्म में सम अप कर दिया है। फर्स्ट केस में हमारे पास आ रहा है टोटल टाइम टेकन इज 15 आवर्स व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 अपॉन x माइनस वाई, यानी स्पीड हो गया नीचे और ऊपर डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम वाला केस। 49 अपॉन x प्लस वाई यानी डाउनस्ट्रीम वाला केस। सेकेंड केस में टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। अपस्ट्रीम के केस में इट इज 25 किलोमीटर डिस्टेंस एंड डाउनस्ट्रीम के केस में इट इज 35 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमें इसको सॉल्व करना है। लेट अस स्टार्ट इट नाउ। सो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x माइनस x और y। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल एजम्पशन और लेंगे। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड let 1 upon x minus y is equal to p and 1 upon x plus y is equal to q। ओके, अब जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है उसको हम रिप्लेस कर देंगे p से, और जहाँ जहाँ पे x प्लस वाई है उसे रिप्लेस कर देंगे q से। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ये बनेगी फाइनली हमारी 15 इज इक्वल टू 40 अपॉन x माइनस वाई, और x माइनस हमने लिया है p, सो दिस इज इक्वल टू 40p प्लस 49q। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 10 इज इक्वल टू 25p प्लस 35q। ओके, सो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में p को या q को हम वैल्यू ले सकते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। लेट अस टेक इट इन दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? और सो दिस कैन बी रिटन एज 10 माइनस 35q इज इक्वल टू 25p and p here becomes p is equal to 10 minus 35q अपॉन 25। हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर ली q के फॉर्म में। अब हम इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर हम q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, सो लेट अस गो अहेड विद दैट। सो द इक्वेशन इज 15 इज इक्वल टू, और लेट अस राइट इट इन अ डिफरेंट वे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, 40p प्लस 49q इज इक्वल टू 15। ओके, एंड p इज इक्वल टू, सो अब यहाँ पे हम p की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 40 इंटू p की वैल्यू है 10 माइनस 35q अपॉन 25 प्लस 49q is equal to 15. Okay, so 40 into 10 is 400 and 40 into 35q is 1400q प्लस, अब हम स्ट्रेट अवे डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो हम अब करेंगे क्या, हम 49q को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बिकम 1225q। अब 25 यहाँ डिनोमिनेटर में है, उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ डिवीजन में है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 15 इंटू 25। 15 इंटू 25 इज 375। ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसको हम और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो 400 एक कांस्टेंट है, 375 यहाँ पे है, तो 400 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 1400q प्लस 1225q, ये हो जाएगा माइनस 175q
this is equal to 375 minus 400. So minus 175 cube is equal to minus 25, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. Q इज इक्वल टू 25 अपॉन 175. ओके, Q की वैल्यू बन जाएगी 1/7. अब हमने Q की वैल्यू फाइंड कर ली है और हम Q की वैल्यू के बेसिस पे इसकी हेल्प से हम P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज डन. नाउ लेट अस गो एंड फाइंड P. हमने क्या लिया है? P इज इक्वल टू 10 माइनस 35Q अपॉन 25. हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे. यहाँ पे Q में हम Q की जगह पर 1/7 डाल देंगे और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो P इज इक्वल टू 10 माइनस 35Q अपॉन 25. P is equal to 10 minus 35Q upon 25. Let us check it again. यही है. So it is 10 minus 35Q upon 25. So P is equal to 10 minus 35Q upon 25. अब हम यहाँ पे Q की जगह पर डाल देंगे 1/7. So this will become 10 minus 35 into 1/7 upon 25. Okay, so this will become, जब 35/7 है ये 5 हो जाएगा. So 10 minus 5 is 5. This is 5/25 and P is equal to 1/5. फ्रेंड्स, हमारे पास P भी आ गया है, Q भी आ चुका है. P is equal to 1/5 and Q is equal to 1/7. ओके, अब हमने हमारे सम में पहले एक बेसिक एजम्पशन लिया था कि P क्या है और Q क्या है. लेट अस गो टू दैट. देखिए, P इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई एंड Q इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई. दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई. ओके, सो 1/7 is equal to 1/x plus y and 1/5 is equal to 1/x minus y. So this can be written as x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 5. So x here is 7 माइनस वाई. ओके, और अब हम इसी x की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे. 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5. 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5. माइनस 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1. अब y इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास. सो वी कैन फाइंड x. सो अब हम यहाँ पे इसको ऐसे इसकी इक्वेशन को समझ लेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है. सो हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दी. ये x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई था, तो हमने यहाँ पे इस x की जगह पर ये 7 माइनस वाई लिख दिया. यहाँ से हम यहाँ पे आ गए. ओके, अब y इज इक्वल टू 1 है. अब हम यहाँ पे y की जगह पर 1 डाल देंगे. सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 6. सो वी हैव फाउंड बोथ द थिंग्स. अब हमने x क्या एज्यूम किया था, लेट अस सी दैट. सम लेंदी है पर सम सिंपल है. So the speed of boat in still water is x and the speed of river is y. Okay, so x जो है that is speed of boat in still water. So speed of boat in still water is 6 kilometers and speed of the river is 1 kilometer. Speed of boat in still water is equal to 6 kilometer per hour.
फ्रेंड्स मत भूलिएगा, आप स्पीड लिख रहे हैं तो उसकी यूनिट प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली लिखनी पड़ेगी आपको 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम और द रिवर is equal to 1 kilometer per hour, and this is our answer. Let us go to the next sum now. Question number 36. As observed from the top of a 100-meter high hill, the angle of depression of the top of a tower is 30 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. So angle of depression of the top of the tower is 30 degree and angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance between the base of tower and the base of a hill. Take 1/√3 is equal to 0.58. फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक चीज़ को यहाँ पे हमें पहले समझना है कि ये सिचुएशन क्या दी गई है। लेट अस विजुअलाइज। हम एक 100 मीटर हाई हिल पे खड़े हैं, ओके, और सामने हमारे एक टावर है। टावर का जब हम देखते हैं उसके टॉप पे, जो टावर का टॉप मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्रीज। और टावर का जो बॉटम है, जब हम वहाँ देख रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल विच इज़ 100 मीटर हाई, वहाँ हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्रीज। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ अ टावर एंड द बेस ऑफ अ हिल। सो अभी क्वेश्चन तो समझ लिया हमने, अब इसकी और क्लैरिटी कैसे आएगी? डायग्राम ड्रॉ करके। हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। लेट अस गो अहेड नाउ। हमने यहाँ पे फिगर का एक स्मॉल पार्ट ड्रॉ किया है। हालांकि ये फिगर अभी इनकम्प्लीट है, बट क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ए बी जो है, इससे हम डिनोट कर रहे हैं हिल विच इज़ 100 मीटर हाई, ओके। इसके सामने एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास अननोन है, जिसको हमने एच से डिनोट किया है। दोनों ही ग्राउंड लेवल पे हैं, सो दोनों ही एक जो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे हैं। ये डॉटेड लाइन से मैं आपको लाइन ऑफ साइट बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इस चॉइस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर भी देखा और बॉटम ऑफ द टावर भी देखा, और अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशंस बनते हैं। जब टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूँ तब एक एंगल फॉर्म हो रहा है डिप्रेशन का, जब बॉटम द टावर को देख रहा हूँ तब एक एंगल फॉर्म हो रहा है डिप्रेशन का। अब इसके बाद हम आगे की फिगर को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं जो पहले हमारे पास हाइट ऑफ टावर था और हाइट ऑफ हिल है, उसके बाद हमने अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन से टॉप और बॉटम के टावर के ड्रॉ कर लिया है और इस फिगर को कंप्लीट कर दिया है। नाउ हमें एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये जो हिल है दैट इज़ ऑन द ग्राउंड एंड ये जो टावर है दैट इज़ अगेन ऑन द ग्राउंड। सो इनका ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC, जिसमें हमारे पास AB है 100 मीटर्स, एंगल ACB है 45 डिग्रीज, ओके, और ये एक 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को यूज़ करके बाकी जो हमारे पास डायमेंशंस है वो फाइंड कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ABC से। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB is equal to 45 degrees and AB is equal to 100 meters. सो अब हम यहाँ पे जो रिलेवेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है tan थीटा, ओके। सो tan थीटा is equal to perpendicular upon base, ओके। अब यहाँ पे tan थीटा क्या है? tan 45। सो tan 45 is equal to perpendicular, that is AB, upon base is BC, ओके।
सो लेट अस पुट द वैल्यूज. tan 45 हम जानते हैं इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए बी की हमें हाइट पता है जो परपेंडिकुलर है, दैट इज 100 मीटर अपॉन बी सी, एंड देयरफॉर बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 100 मीटर. हमने ये पहला पार्ट तो फाइंड कर लिया, ओके, कि हिल के बेस से टावर के बेस का डिस्टेंस इज ऑल्सो 100 मीटर. ओके, नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है. अब हम जो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो होगा ट्रायंगल ए ई डी. सी बी सी और ई डी पैरेलल जा रहे हैं, ओके, बिकॉज ये डिस्टेंस दोनों डिनोट कर रहा है आपके हिल और टावर के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हमेशा सेम रहने वाला है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 100 मीटर, ओके. और यहाँ पे हमारे पास एंगल है 30 डिग्रीज का. अब ये जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 100 मीटर्स है. सो इन ट्रायंगल ए ई डी, ओके, एंगल ए ई डी इज 90 डिग्री, ई डी इज 100 मीटर एंड थीटा इज 30 डिग्री. इसी के बेसिस पे हम ए ई की जो हाइट है वो फाइंड करते हैं. लेट अस गो अहेड. इन ट्रायंगल ए ई डी हमारे पास क्या क्या है? लेट अस सी दैट. वी नो दैट ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 100 मीटर. लेट अस राइट दैट फर्स्ट. ई डी is equal to 100 meters. Then angle AED is 90 degree. Angle AED is equal to 90 degree and angle ADE is 30 degree and angle ADE is equal to 30 degree. ओके, अगेन सी हमें फाइंड करनी है ये परपेंडिकुलर हाइट और हमारे पास बेस है. सो अगेन हम tan थीटा लेंगे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है. हम इसी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Okay, so friends, in triangle AED, ED is equal to 100 meter, AED is 90 degree and angle ADE is 30 degree. So again हमें find जो करना है यहाँ पे हमें देखना है tan theta is equal to perpendicular upon base, because हमारे पास base है यहाँ पे. बेस कैसे मिल गया? बेस ED इसलिए मिल गया बिकॉज BC और ED पैरेलल है और दोनों के बीच में गैप सेम है. सो ये भी 100 मीटर हो जाएगा. हमें फाइंड करना है AE. सी टोटल हाइट जो है हिल की दैट इज 100 मीटर डिनोटेड बाय AB. EB जो है दैट इज H, टावर की हाइट है. ओके, सो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 100 माइनस H. सो AE रिप्रेजेंट्स 100 माइनस H. ओके, सो परपेंडिकुलर भी हमारे पास है 100 माइनस H के फॉर्म में. ओके, बेस है 100 और tan थीटा यानी tan 30. सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमने लिया है यहाँ पे AE है. ओके, AE अपॉन बेस है ED. सो दिस इम्प्लाइज दैट tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3. 1 अपॉन रूट 3. AE इज इक्वल टू 100 माइनस H अपॉन ED इज इक्वल टू 100. ओके, सो हमारे पास अब AE इस फॉर्म में आ गया है 100 माइनस H के फॉर्म में. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 100 माइनस H अपॉन 100. ओके, सो इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ये बन जाएगा 100 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 100 माइनस H. यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे. सो वो कैसे हो जाएगा? ये
100 अपॉन 100 इंटू √3 अपॉन 3। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 100 माइनस h। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम h को फाइंड आउट करेंगे। सो h इज इक्वल टू, हमने क्या किया, h को हम राइट साइड में लेके आ गए, साइन चेंज हो गई, इज इक्वल टू 100 एज इट इज रहेगा और ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 √3 अपॉन 3। सो h इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 1 माइनस √3 अपॉन 3, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, 3 माइनस √3 अपॉन 3। सो हाइट h इज इक्वल टू, जो कि हमने हाइट ऑफ द टावर लिया था, राइट। सो ये जो हमने फाइंड कर लिया फाइनली, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 3, ओके। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर is equal to 100 meters and height of tower is equal to 100 into 3 minus √3 upon 3 meter, and this is the answer. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड। Question number 37. A container shaped like a right circular cylinder having radius 6 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and radius 3 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ओके फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, ओके। उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर और वो फुल ऑफ आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कोन्स में जिनकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड हमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कोन्स चाहिए होंगे, राइट। लेट अस स्टार्ट द सम। और स्टार्ट करने के लिए हमेशा की तरह हम पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, ओके। सो वी आर गिवन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, filled with ice cream, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हमें क्या दिया गया है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कोन्स, ठीक है। और कोन्स के बारे में क्या बताया गया है, कोन्स की हाइट है 12 सेंटीमीटर और उसका जो स्फेरिकल टॉप है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और कितने कोन्स चाहिए होंगे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कोन्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस आइसक्रीम इन द कोन्स विद सच स्पेसिफिकेशन, हमें वो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है, ओके। सो गिवन
given n number of cones having height 12 centimeter and radius 3 centimeter. Okay, and we are supposed to find n. To find n, that is number of cones required. Okay, let us start it now. So अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पहले देखना होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का होता क्या है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओके, अभी हम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमारी आइसक्रीम जो है वो इस कंटेनर के अंदर प्लेस्ड है. ओके, अब जो ये आइसक्रीम है हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कोन में जिसका टॉप हेमिस्फेरिकल शेप में है. ओके, और हमारे पास उस कोन की हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और उसके टॉप का रेडियस दिया गया 3 सेंटीमीटर. सो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह के कोन्स में, और वो कितने कोन्स होंगे हमें नहीं पता. सो यहाँ पे आ जाएगा n, तो वो नंबर ऑफ कोन्स हमें बताएगा. अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप जिसमें हम इस आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप. फ्रेंड्स, सम सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. इसके अंदर हमें समझना ये है कि जो हमारे पास आइसक्रीम है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में, हम उसको एक ऐसे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसका बॉटम जो है वो आइसक्रीम कोन के बराबर जैसा है और टॉप हेमिस्फेरिकल टॉप जैसा है. और इस वॉल्यूम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एक कोन में, तो वो कितने कोन्स चाहिए होंगे हमें वो n से फाइंड करना है. यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो सिलेंडर के स्पेसिफिकेशंस हैं वो है रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर. और यहाँ कोन में हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं हाइट 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 3 सेंटीमीटर. ओके, अब हम इस समय आगे बढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. हमने यहाँ पे पाई r स्क्वायर h दोनों को कैपिटल से इसलिए डिनोट किया बिकॉज यहाँ पे हम सिलेंडर के रेडियस और सिलेंडर के हाइट की बात कर रहे हैं, और वहीं यहाँ पे हम इसको स्मॉल r और h से डिनोट करेंगे बिकॉज हम डिफरेंट कंटेनर की बात कर रहे हैं, उसका रेडियस डिफरेंट है, उसकी हाइट डिफरेंट है. सो दिस इज इक्वल टू n फॉर द नंबर ऑफ कोन्स दैट इज रिक्वायर्ड. अब हम यहाँ पे आएंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन. तो अब हमारे पास कोन का वॉल्यूम क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पे हम. दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. यहाँ पे r और h हमने स्मॉल में ले लिया है. ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप. अब इसका वॉल्यूम क्या होता है हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. सो दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब. ओके, सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते जाएंगे. पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं. हमारे पास सम में दिया गया है सिलेंडर की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है और हाइट है 15 सेंटीमीटर. पाई को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि पाई दोनों साइड में कॉमन है. सो पाई इंटू r स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इंटू हाइट इज 15.
ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में n एज इट इज आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास सेकेंड केस में r क्या है, वो r हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 3 स्क्वायर इंटू हाइट is 12 centimeter plus 2/3 into pi as it is into r cube यानी कि रेडियस। सो दिस इज 3 क्यूब। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 540 पाई दैट इज 36, 6 स्क्वायर इज 36 इंटू 15 दैट इज 540 पाई इज इक्वल टू n। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 is 18, दिस इज 18 पाई। ओके, so see friends, this is equal to 540 pi is equal to n into 36 plus 18 is 54 pi। अब हमें n फाइंड करना है। so n is equal to 540 pi upon 54 pi। so number of such cones is equal to 10। Okay, so number of such cones required is 10 and this is the answer. Let us write the answer and conclude the sum. Therefore, number of such cones required are 10. This is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 38. In triangle XYZ, if xy square plus xz square is equal to yz square, prove that angle x is equal to 90 degree. So friends, again like the previous sums, हम यहाँ पे given ले लेते हैं। Given that triangle XYZ and xy square plus xz square is equal to yz square, and to prove that angle x is equal to 90 डिग्री। अब आप इस जब इक्वेशन को देख रहे हैं, हमारे को तुरंत एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, in a right angle triangle, right-angled triangle, sum of square of two sides is equal to the square of hypotenuse। ये पाइथागोरस थ्योरम में बताता है कि जो दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। नाउ लेट अस गो अहेड इन द सम प्रूविंग व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री।
हमें जो प्रूव करना है दैट एंगल x इज 90 डिग्री, लेट अस assume दैट एंगल x इज नॉट 90 डिग्री. सो लेट्स assume दैट angle x is not 90 degrees. सो जब ये 90 डिग्री नहीं है तो y या x, y या z किसी एक एंगल को तो एक्यूट होना रहेगा. सो जब एंगल y या z एक्यूट होंगे तभी जाके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 180 डिग्री की सेटिस्फाई होगी. सो व्हेन x इज नॉट 90 डिग्री देन एंगल y और एंगल z is acute so that angle sum property of the triangle is satisfied. ओके. सो अब हम मान लेते हैं कि लेट एंगल y बी एक्यूट. ओके, अभी हमने फर्स्ट एजम्पशन क्या लिया कि x इज़ नॉट 90 डिग्री. अब जब वो 90 डिग्री नहीं होगा तो y या z किसी एक को एक्यूट होना पड़ेगा, तभी जाके जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रायंगल सेटिस्फाई होगी. और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है दैट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज. देयरफॉर let angle y be acute angle. ओके. अब इस केस में हम लॉ ऑफ कोसाइंस को अप्लाई करेंगे. लॉ ऑफ कोसाइंस. ओके, अब लॉ ऑफ कोसाइंस कैसे यहां पे हेल्प करेगा? लेट अस सी दैट. सो अगर साइड्स हैं A, B and C, okay, and angles opposite to those sides are A, B and C. ये स्मॉल ABC से हमने साइड्स को डिनोट किया है और कैपिटल ABC से हमने एंगल्स को डिनोट किया है. सो लॉ ऑफ कोसाइंस में साइड ABC है तो उसके अपोजिट एंगल A, बी स्मॉल बी के साइड बी के अपोजिट एंगल बी और साइड सी के अपोजिट एंगल सी रहेगा. और लॉ क्या है हम वो नोट करते हैं अब. सो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. ओके, हमने ये रिलेशनशिप तो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया. अब इसको हमें अपने ट्रायंगल एक्स वाई जेड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है या कैसे इसको रिलेट करना है, हम आगे बढ़ते हैं उस चीज के ऊपर. सो इन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है एक्स वाई जेड. उसमें हमारे पास साइड्स हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स. ओके, एक्स वाई को हमने ले लिया यहाँ पे ए. अब रह गया हमारे पास वाई जेड और जेड एक्स. बी हो जाएगा हमारा जेड एक्स और सी हो जाएगा वाई जेड. ओके, सो ए इज एक्स वाई, B इज जेड एक्स एंड C इज वाई जेड. हमने ये साइड्स को लेबल कर दिया यहाँ पे. अब आगे बढ़ते हैं. सो अब हमारी इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे. सो द इक्वेशन कैन बी rewritten as follows. अब वो क्या होगा? लेट अस सी दैट. इक्वेशन को हमें रीराइट करना है बिकॉज हमने एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को लेबल कर दिया ए बी एंड सी से. सो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर. अब हम इसी सेम इक्वेशन को लॉ ऑफ कोसाइन से लिखेंगे. राइटिंग द इक्वेशन
writing the equation using law of cosines. ओके, लॉ ऑफ कोसाइंस हमने ऊपर भी नोट किया है. लॉ ऑफ कोसाइंस ये आ गया हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. सो यहाँ पे ये बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स जेड. अब यहाँ पे कॉस वाई बन जाएगा. सो लॉ ऑफ कोसाइंस के बेसिस पे हमने लिखा वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स जेड कॉस वाई. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमने यहाँ पे एंगल y को एक्यूट एज्यूम किया है. सो सिंस एंगल y इज एक्यूट, cos y is पॉजिटिव. ओके, सो अब इसी इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे. वाई? बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट एंगल y इज एक्यूट एंड cos y इज पॉजिटिव. सो above equation can be rewritten as, so this can be rewritten as follows: yz square is less than xy square plus xz square. अब हमने इसको रीराइट तो कर दिया दैट yz स्क्वायर इज लेस देन xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर. बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमको दिया गया है दैट xy स्क्वायर यानी ये प्लस xz स्क्वायर यानी कि ये इज इक्वल टू yz स्क्वायर. ओके, सो जो हमारे को दिया गया है उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. इट डज नॉट सेटिस्फाई दैट. बट दिस इक्वेशन contradicts the given equation which is xy square plus xz square is equal to yz square. हमारे को ये ऑलरेडी दिया हुआ है सम के अंदर. क्वेश्चन इज गिवन विद दिस. ओके, और हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव किया है दैट yz स्क्वायर इज लेस देन xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर. सो ये कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है हमारा. ऑलराइट, सो ये क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था दैट एंगल x इज नॉट 90 डिग्री. बट ये जो गिवन इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारा एजम्पशन जो था वो फॉल्स हो गया. सो आवर एजम्पशन दैट एंगल x is not 90 degree is false. Is false. Hence, angle x is equal to 90 degree and we have proved this. Question number 38.
BL and CM are medians of a triangle ABC right angled at A. Prove that 4 into BL square plus CM square is equal to 5BC square. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC, जो कि एंगल A है 90 डिग्री, एंड BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल. सो लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन दैट triangle ABC and angle A is equal to 90 degree and BL and CM are the medians. ओके, सो ये गिवन डिटेल हमारे पास है और हमें प्रूव क्या करना है. टू प्रूव 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर. सो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे इसका जो हमारे पास सिचुएशन दी, जो हमारे पास सिनेरियो दिया गया है, ट्राइंगल ABC विद एंगल A इज 90 डिग्री एंड BL एंड CM आर मीडियंस, हम पहले उसको डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो रूल्स हैं मीडियंस के और राइट एंगल ट्राइंगल के, उनको यूज करके हम इस जो प्रूव करना है वो प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. ट्राइंगल ABC है हमारे पास, जिसमें एंगल A इज 90 डिग्री. ओके, एंगल A 90 डिग्री है. ओके, नाउ हमें दिया गया BL एंड CM आर द मीडियंस. BL और CM मीडियन है. अब मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टचिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो AC के मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी पॉइंट L पे. सो AL इज इक्वल टू CL एंड इन द सेम वे CM जो मीडियन है वो AB को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यानी AM इज इक्वल टू BM. सो लेट अस राइट द रिलेशनशिप नाउ. AL इज इक्वल टू CL is equal to half AC. ओके, ये हमने फर्स्ट चीज यहाँ पे नोट कर ली. ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मीडियन का. मीडियन एक वो लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स से ओरिजिनेट होगा और अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. नाउ लेट अस कम टू द मीडियन CM. हमने ये बात कब की? जब हमने मीडियन BL की बात की तब हमने ये पॉइंट ले लिया. अब हम मीडियन CM की बात करते हैं. तो इस केस में AM इज इक्वल टू MB. AM is equal to MB is equal to half AB. ये हमारे पास आया सेकेंड पॉइंट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस प्रूफ की तरफ. सो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है BAC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ओवर ईयर है. सो अब जब जहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम की बात भी कर सकते हैं. सो इन द गिवन ट्राइंगल BAC, यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो BC स्क्वायर यानी द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके, सो हमने क्या ले लिया? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके, और हमें प्रूव क्या करना है? 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर. अब इस स्टेप के बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब हम अनदर ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल BAL. अगेन एंगल A 90 डिग्री है तो ट्राइंगल BAL भी हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल BAL
BAL. ओके, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को फिर से यूज कर सकते हैं. नाउ इन दिस केस हाइपोटेन्यूज BL बन जाएगा. सो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, अब AL स्क्वायर की जगह में AC अपॉन 2 लिख सकता हूं. सो दिस इज AC अपॉन 2 होल स्क्वायर. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इक्वेशन को दोनों साइड्स को हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो दिस विल बिकम 4 इंटू BL स्क्वायर. 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AB होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू AC स्क्वायर अपॉन 4. सो ये हो गया कैंसल. सो 4 इंटू BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके, मैंने ये एक रिलेशनशिप और एस्टेब्लिश कर लिया. और आगे बढ़ने से पहले जो मैंने रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश किए हैं उनको मैं नंबरिंग कर दूंगा. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये मैंने ले लिया नंबर 1. ओके, नाउ 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको मैं ले लूँगा नंबर 2. अब मैं आ जाता हूँ थर्ड ट्रायंगल पे जो कि है ट्रायंगल MAC, अनदर राइट एंगल ट्रायंगल. वाई? बिकॉज एंगल ए अभी भी यहाँ पे ही है. सो इन ट्रायंगल MAC अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में. सो इन ट्रायंगल MAC एंगल A is equal to 90 degree. Okay, so when we are talking about triangle MAC and angle A is equal to 90 degree, अब यहाँ पे hypotenuse बन गया MC. Okay, so MC square is equal to AM स्क्वायर. AM को मैं हाफ AB ले सकता हूँ बिकॉज CM मीडियन है. सो AM इज इक्वल टू MB एंड AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ AB. सो यहाँ पे AM स्क्वायर की जगह मैं ले लूँगा हाफ AB स्क्वायर, AB अपॉन 2 होल स्क्वायर, AB अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस बेस इसका क्या है? AC. सेकेंड साइड है AC. सो दिस इज होल स्क्वायर AC होल स्क्वायर. ओके, सो MC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AC स्क्वायर. अब अगेन जैसे मैंने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया था, मैं यहाँ भी इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो मुझे मिलेगा 4 इंटू MC स्क्वायर is equal to 4 into AB square upon 4 plus 4 into AC square. So ये 4 कैंसिल हो जाएगा. अब क्या रह जाएगा मेरे पास? 4 into MC square is equal to AB square plus 4 इंटू AC स्क्वायर. ये मैंने थर्ड रिलेशनशिप डिराइव कर लिया है और इसको मैं नंबर 3 डिनोट कर देता हूं यहाँ पे. इसमें प्लेन एंड सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करना है इस सम में. ये सम बहुत सिंपल है. नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे. इसे और इसे ऐड कर देंगे दोनों साइड्स को. सो यहाँ पे हमारे पास है BL स्क्वायर और MC स्क्वायर. BL स्क्वायर एंड MC स्क्वायर एंड 4 इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में है AB स्क्वायर प्लस 4 इंटू AC स्क्वायर. सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग equations
2 and 3। ओके, सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास है 4bl² और यहाँ है हमारे पास 4mc²। सो लेट अस राइट इट, 4 into bl² प्लस 4 into mc² इज इक्वल टू, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड लिख देंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, 4ab² प्लस ac² 4ab² प्लस ac²। ये था हमारे पास राइट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन का। अब थर्ड इक्वेशन का भी हम राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस ab² प्लस 4ac², 4ac²। ओके, सो 4bl² प्लस mc² as it is, 4bl² प्लस 4mc² as it is। अब 4ab² एंड ab² ये बन जाएगा 5ab², ac² एंड 4ac² ये बन जाएगा 5ac²। Before we conclude the sum, let us see again go back to what the question asks us to prove। एक बार वो भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है प्रूव करने के लिए, 4bl² प्लस cm² हम लोग ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके हैं, प्लस 5bc²। अब ये कैसे आना है, लेट अस सी दैट। अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 4 कॉमन आ जाएगा बाहर। सो दिस इज bl² प्लस mc² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लूँगा, 5 कॉमन बाहर आ गया, इज इक्वल टू ab² प्लस ac²। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज ab² प्लस ac²। ab² प्लस ac² इज bc²। मैंने ये पॉइंट 1 में ले लिया था ऑलरेडी। ओके, सो मैं अब यहाँ पे ab² और ac² को रिप्लेस कर दूंगा bc² से फ्रॉम 1। सो 4 into bl² plus mc² is equal to 5 into bc² from 1, and hence we have proved this। Hence proved। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था सम लंबा है पर डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके अंदर हमने 3 अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करी है, जहाँ पे एंगल ए को 90 डिग्री ही रहने दिया है, और हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके अलग अलग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। रिलेशनशिप नंबर 1, देन रिलेशनशिप नंबर 2 एंड देन रिलेशनशिप नंबर 3, जिसके बेसिस पे हमने फाइनली प्रूव किया है 4 into bl² प्लस mc² इज इक्वल टू 5bc²। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर, द नेक्स्ट सम। फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड। Question number 39. Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of the length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the given triangle. Right? Steps of construction. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पहले दिया गया है कि हमें एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका मतलब ये होता है कि वो है ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है। ऑलराइट, एंड देन हमें साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है अदर देन हाइपोटेन्यूज, हमें ये नोट करना है, और उसकी लेंथ कितनी है, एक है 4 सेंटीमीटर एंड द अदर इज 3 सेंटीमीटर। Then construct another triangle whose sides are
5/3 times the corresponding sides of the given triangle. Right? Steps of construction. Okay, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे बाकी सम्स की तरह गिवन लिख के. गिवन a right triangle whose sides other than hypotenuse are 4 centimeter and 3 centimeter. ओके, हमें ये डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज और 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. हमें फिर क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो हमें दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. पहला ये वाला राइट एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है. सेकंड, ये हो जाने के बाद हमें एक और राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स हैं 5/3 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. सो टू कंस्ट्रक्ट one triangle with given details and two another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the given triangle. ओके, तो हमें ये डिटेल्स दी हुई हैं. हमें इस तरह से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर हमारी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. एंड देन सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट अस गो अहेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लिया था, गिवन डिटेल्स लिख दी हमने. ऑलराइट, अब हम अपना कंस्ट्रक्शन का पार्ट स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस इन द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन. हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ओके, तो हमने एक ऐसा रफ में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. ओके, इसको हमने नेम दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया A. दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर. हमें AC का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ. अब हम इसी बेसिस पे हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे BC सच दैट इट इज 4 सेंटीमीटर. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया. हमने BC को ड्रॉ कर दिया सच दैट BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास एक थर्ड पॉइंट ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है जो कि है पॉइंट A, जो कि बनेगा 90 डिग्री पे फ्रॉम एंगल B. ओके, अब हम यहाँ से B से 90 डिग्री बनाएंगे एंड वो पॉइंट को हम 3 सेंटीमीटर अवे लेंगे B से और उसको हम नेम देंगे A. सो लेट अस ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट B एंड देन लोकेट पॉइंट A विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट B. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे BC को बनाया है एज 4 सेंटीमीटर. अब B को सेंटर लेके हमने यहाँ पे एक आर्क कट की है. ओके, अब जहाँ पे ये आर्क BC पे जा रही है वहाँ सेंटर लेके हमने एक और आर्क कट की यहाँ पे और उस आर्क को सेंटर लेके हमने एक और आर्क कट किया. इन दोनों आर्क्स को सेंटर लेके हमने ये दो आर्क्स बनाई हैं जो कि हमने एक स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड कर दी है. कंपस में 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया है जो कि बन जाएगा हमारा पॉइंट A. एंड BA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर.
ओके, हमने क्या किया, पहले बी सी ड्रॉ कर लिया जो कि है 4 सेंटीमीटर। देन हमने बी पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया जिसको हमने स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमने कंपास में बी ए को 3 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे ये आर्क कट कर दिया है और हमें अपना पॉइंट ए मिल गया एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे जिससे कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। लेट अस डू दैट नाउ। ए सी को ज्वाइन करने के बाद हमारा ट्राइंगल ए बी सी रेडी हो गया है। ओके, सच दैट बी ए इज 3 सेंटीमीटर, सच दैट बी ए इज 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ भी लिख देते हैं इसको, एंड बी सी इज 4 सेंटीमीटर। ए सी का हमें मेजरमेंट नहीं पता है बट हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं, तो ए सी शुड बी 5 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज ओवर एंड द फर्स्ट पार्ट वॉज अ राइट ट्रायंगल whose sides other than hypotenuse are 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और हमने वो ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ऑलराइट, लेट अस गो टू सेकंड पार्ट जिसमें हमें अनदर ट्रायंगल whose sides are 5/3 times of the corresponding side of the given triangle ये कंस्ट्रक्ट करना है। लेट अस गो बैक टू आवर डायग्राम एंड स्टार्ट दिस। हमारा ये डायग्राम यहाँ पे रेडी है, हमें एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है सच दैट जो अब नया ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड्स एग्जिस्टिंग ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का 5/3 पार्ट होगा। ऑलराइट, अब हम पहला पार्ट जो करेंगे इसमें ये होगा, हम पॉइंट बी से एक रे बनाएंगे बी एक्स एक्यूट एंगल पे, और वो बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, हम पहले पार्ट बी एक्स रे को ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये रे बी एक्स बनाई है, हम इसको लेबल कर देते हैं वैसे, ये रे हमारी बी एक्स है, और आप देख सकते हैं मैंने इस पे 5 पॉइंट्स को इंडिकेट किया हुआ है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको जो अब नेक्स्ट ट्रायंगल बनाना है वो एग्जिस्टिंग ट्रायंगल के 5/3 पार्ट का बनाना है। सो ये है हमारा पॉइंट B1, ये है B2, B3, B4 एंड B5। मैंने ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए हैं। ठीक है, इनको इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो ये B3 है उसको BC से B3 को मैं C से ज्वाइन करूँगा। ओके, और B3C एक हमारी लाइन फॉर्म हो जाएगी। अब B3C को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मैं B5 से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो B3C के पैरेलल जाएगी। ओके, और मैं उसको एक्सटेंड करूँगा और BC को एक्सटेंड करूँगा जहाँ पे वो B5 को टच करेगी। आई नेम इट एज पॉइंट BD। सो पहले अब मैं B5 से एक लाइन ओरिजिनेट करूँगा जो कि B3C से पैरेलल होगी। लेट अस ड्रॉ दैट लाइन नाउ। B5 से मैंने एक लाइन ओरिजिनेट करी है जो कि B3C से पैरेलल है। अब मैं BC को एक्सटेंड करूँगा सो दैट ये BC इस लाइन को टच करेगी और जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन का बनेगा मैं उसको D नेम दे दूंगा। लेट अस एक्सटेंड BC टू अ पॉइंट D एंड लेट अस हैव अ पॉइंट D ऑन B5। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने BC को एक्सटेंड किया है, ये मेरा पॉइंट बन जाएगा पॉइंट D। ये मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे पॉइंट D। ओके, सो मैंने BX को पहले एक रे बनाया। ओके, BX नाम की एक रे बनाई जो एक्यूट एंगल है और BA के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर मैंने BX को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, B1, B2, B3, B4, B5। ओके, B3C को ज्वाइन कर दिया। मैंने B5 से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि B3C के पैरेलल है। अब वो लाइन भी पॉइंट मिल गया हमको, BC एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने D दे दिया। अब जो मुझे लास्ट करना है, अब मुझे एक ABC ट्रायंगल ऑलरेडी है, D पॉइंट मिल गया, B पॉइंट मिल गया। अब मुझे एक ट्रायंगल बनाना है जो कि ABC से सिमिलर होगा। ओके, सो लेट अस नेम द ट्रायंगल एज ट्रायंगल EBD। E इज सम पॉइंट ऑन दिस, इधर एक पॉइंट है, BA के ऊपर एक पॉइंट है ये E। सो वी हैव टू फॉर्म अ ट्रायंगल EBD which is similar to triangle ABC। ओके,
अब EBD में BD ऑलरेडी आ चुका है, ट्रायंगल ABC ऑलरेडी है। पॉइंट E को लोकेट करने के लिए मैं D से एक लाइन ड्रॉ करूंगा सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन BA एंड इट इज पैरेलल टू AC। ये AC जो लाइन है मेरे पास यहाँ पे, इससे ये पैरेलल रहेगी। ओके, लेट अस ड्रॉ दैट। हमने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया है और ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट E। इसको हम यहाँ पे पॉइंट को नेम दे देंगे एज E। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ट्रायंगल EBD बना लिया है एंड ट्रायंगल ABC ऑलरेडी है। EBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सच दैट जो EBD के पार्ट्स हैं वो ABC के 5/3 हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Steps of construction. First is draw. हमने पहले BC ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ BC विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने नंबर 2 पे किया था ड्रॉ नहीं कहेंगे इसको, हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री और राइट एंगल एट B। मेजर, स्टेप 3, मेजर 3 सेंटीमीटर in compass and mark an arc on the right angle. Name this point point A. Join AC and number 4 triangle ABC is constructed. ये एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वही हुआ है ये। ओके, अब हमने फर्स्ट पार्ट का जो हमारा कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जाते हैं जहाँ पे हमने रे BX को ड्रॉ किया था एंड 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये जो हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन था दिस वाज फॉर ट्रायंगल ABC। हम सेकेंड सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे फॉर ट्रायंगल EBD। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल EBD। ओके, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट क्या किया, ड्रॉ अ रे BX at acute angle in opposite direction of BA। ओके, हमने यही किया यहाँ पे। देखिए, हमने BX को ड्रॉ किया, ऑलराइट, और BX को ड्रॉ करके हमने एक एक्यूट एंगल पे BX को ड्रॉ किया है एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में है BA से। ओके, नेक्स्ट में हमने क्या किया, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा वो यही आएगा, डिवाइड BX इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मार्क 5 equidistant points
on BX. Name them B1, B2, B3, B4 and B5. ओके, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, B3 जो था हमारा उसको हमने C से ज्वाइन किया. ज्वाइन B3 with C and form B3C. Draw a line from B5 parallel to B3C that extends BC to BD and join B5D. B3C and B5D are parallel. ओके, हमने B5D ड्रॉ कर दिया इन अ वे दैट B5D इज पैरेलल टू B3C. ओके, अब हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, पॉइंट D आ गया. पॉइंट B ऑलरेडी है, तो ट्रायंगल EBD में अब सिर्फ पॉइंट E लोकेट करना बाकी है. जो कैसे मिलेगा, हम D को एक्सटेंड करेंगे पैरेलल टू AC और जहाँ पे वो BA को कट करता है वो पॉइंट हमारा E बन जाएगा. ड्रॉ अ लाइन from D intersecting the extended BA at point E. Okay, and ED is पैरेलल टू AC. हमारा अब ट्रायंगल EBD भी फॉर्म हो गया. ट्रायंगल EBD is formed and triangle EBD is similar to triangle ABC. ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे होता है. क्वेश्चन नंबर 39. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ. ओके, सो लाइक द प्रीवियस सम ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हम इस सम में भी जो गिवन है पहले वो लिखेंगे. ओके, सो गिवन a circle of radius 4.5 centimeter. A point, now the question says a point 7.5 centimeter away from the center. So ये point circle के outside ही होगा. A point 7.5 centimeter away from center and outside of circle. We call the point as P. We call the point as
P। ओके, हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें करना क्या है, टू कंस्ट्रक्ट a pair of tangent from point P and measure the length. So without wasting any further time, first thing first, हम पहले सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऑफ द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। लेट अस डू दैट फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया है। अब हम इसके सेंटर को नेम देते हैं O, और इसका जो रेडियस है वो है 4.5 सेंटीमीटर। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ सेंटर O से एक पॉइंट लेंगे P, जो कि आउटसाइड ऑफ सर्कल रहेगा, एंड OP का डिस्टेंस रहेगा 7.5 सेंटीमीटर, और हम OP को ज्वाइन कर देंगे। लेट अस फाइंड द पॉइंट P, विच इज OP इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन OP। ये हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया है, ये है पॉइंट हमारा P, एंड OP इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, OP हमने ले लिया such that OP is 7.5 centimeter. So circle with radius 4.5 centimeter and to OP is equal to 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें P से टेंजेंट बनाना है सर्कल पे, एंड हमें उस टेंजेंट को मेजर करना है। बट हम वो बनाएंगे कैसे, हमें बनाने के लिए पहले OP जो हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है, हमें उस लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस बाइसेक्ट OP। अब हम इस OP जो लाइन हमारे पास यहाँ पे है, इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपास में OP के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेंगे। ओके, एंड उसको फॉर वंस हम O पे रख के यहाँ पे इधर और नीचे एक आर्क कट करेंगे, और उसी रेडियस से हम यहाँ पे P को सेंटर ले लेंगे। हमारा सेंटर क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। ओके, अब P को सेंटर लेने के बाद हम ऊपर एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे और नीचे एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। जहाँ पे दोनों आर्क्स हमारी इंटरसेक्ट होंगी वो हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, और हम उसको एक्सटेंड करेंगे इन बोथ द डायरेक्शंस। सो लेट अस नाउ फर्स्ट बाइसेक्ट OP। फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।